अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 223 जो दूसरी वीडियो इसकी हम बना रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और जो है वो 7 हमने किया था। आज हम बकाया सवाल हम करेंगे। इसके जैसे कि आपको पता है कि 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन MCQs होता है 20% का और बी सेक्शन 40% उसकी मार्क्स हैं, जिसमें से हमें 6 सवाल करने होंगे, और सी सेक्शन उसके भी 40% मार्क है, उसमें से भी हमें 3 सवाल करने हैं और उसके भी 40% मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, रिजॉल्व करें 3x³ - 2x² - 16x + 20x - 2x + 2 इंटू पार्शल फ्रैक्शन। अब ये जो हमारे पास सवाल गिवन है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 21.7, एक्सरसाइज है 21.7 और क्वेश्चन नंबर 7 हूबहू वही सवाल आया है, हूबहू वही सवाल आया है। पार्शियल फ्रैक्शंस का ये सवाल है, तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ देखें कि यहाँ है क्यूब और नीचे x है। x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर x जो है क्यूब है, नीचे x² है। तो इसलिए हम इसको यानी इस रकम को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको हम छोटा करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ देख लें कि जैसे ये है हमारे पास क्या जी, सॉल्यूशन 3x³ - 2x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय x - 2 और x + 2। ठीक हो गया। तो यहाँ आप अगर देखें कि x - 2 और x + 2, तो ये हमारे पास फार्मूला है एक a - b और a + b। तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा a² - b² के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3x³ माइनस का 2x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय x² माइनस का 4। क्यों? क्योंकि a यहाँ पर x है और b यहाँ पर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी x² - 4 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने डिवाइड करना है तो हमने इसलिए ऐसे लिखा। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे x² - 4 और डिवाइड किससे करेगा? 3x³ ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूब है। 3x³ - 2x² - 16x + 20। और ऐसा हम कब करेंगे? ऐसा हम तब करेंगे जब ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ है क्यूब और यहाँ है x²। तो अब देखें, इधर क्यूब है और इधर x² है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए? 3x। अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x² - 4 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x³। तो पहला जो पाड़ा लगेगा वो किसका लगेगा? 3x का। किसका लगेगा? 3x का। तो देख लें, अगर 3x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 3x³ और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और x वैसे का वैसा। तो आइए लिखते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³ और माइनस का 12x। तो देखें, क्योंकि माइनस का 12x आया है ना कि x², तो इसलिए हमने x² की जगह नहीं लिखा, बल्कि कहाँ लिखा है? x के नीचे। अब जब हमने ये लिखा तो अब इनकी हम साइन चेंज करेंगे। ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये आपस में ख़त्म। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 2x² माइनस का अच्छा ये है 16x। 16x में से अगर 12x चले जाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4x और प्लस का क्या? 20। अगेन देखें, अगेन इसमें पारा लग रहा है। क्यों पारा लग रहा है? कि यहाँ है x² और यहाँ है माइनस का 2x²। तो x² के साथ अगर हम -2 ज़रब कर दें तो हम यहाँ लिखेंगे कि -2। तो अब जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x² और -2 को अगर 4 से ज़रब करें तो प्लस का 8 और नीचे साइन है चेंज, तो ये 2x² ख़त्म, माइनस का 4x और 20 में से अगर 4 चले जाए, 20 में से अगर हम 4 निकाल लें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 16। वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? प्लस का 16। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास आया x² - 4 और कितनी मरतबा इसको पारा लगा? 3x माइनस का 2 और ऊपर हमारे पास क्या बचा? -4x प्लस का 16, -4x प्लस का 16 हमारे पास जो है वो बचा। तो जब ये चीज़ हमारे पास आई तो अब हम इसी चीज़ को लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखें,
यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास अब वैल्यू क्या बची, तो हम इसको जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं, देखें यहाँ जो पाड़ा लगा वो किसका लगा, 3x - 2 का। तो यानी ये जो पूरी रकम है, ये पूरी रकम अब हमारे पास किस तरह आ गई, 3x - 2, 3x - 2, और हमारे पास नीचे क्या बचा, -4x + 16। तो हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे -4x + 16। मैंने प्लस इसलिए दिया क्योंकि ये अगर आपस में प्लस की निशानी और माइनस की हो जाएगी तो माइनस, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस। और नीचे हमारे पास क्या है, x² - 4। नीचे हमारे पापास क्या है, x² - 4, यही है। अब यहाँ जरा आप देख लें कि यहाँ जो है -4x + 16 x² - 4 है, तो x² - 4 हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि x - 2 और x + 2 के बराबर है, ठीक है। तो x² - 4 को दोबारा हम उस फॉर्म में लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ ही आप इसको कन्वर्ट कर दें कि ये हो जाएगा क्या, x - 2 और x + 2। आप चाहें तो नीचे भी आप इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब ये हिस्सा हमारे पास जो है वो होल नंबर में है, हमने इसको हल करना है, इसको। तो इसको हल करने के लिए हम सिर्फ ये हिस्सा उठाएंगे, सिर्फ ये हिस्सा हम उठाएंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सिर्फ हम ये हिस्सा उठाएंगे। तो किस तरह हम उठाएंगे इसको, 3x - 2, ये वैसा का वैसा रहेगा, इसको हमने छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे का वैसा, ठीक है। तो इसी से हिस्से को हमने उठाना है, इस हिस्से को हम उठाएंगे यहाँ -4x + 16 और x - 2 और x + 2। तो जिस तरह से हम करते आए हैं कि ऊपर हम लिखेंगे a1, ऊपर हम क्या लिखेंगे a1, और नीचे हम क्या लिखेंगे x - 2, क्या लिखेंगे x - 2, बीच में प्लस, ऊपर हम लिखेंगे a2 और नीचे हम क्या लिखेंगे x + 2। आप यहाँ a और b भी कर सकते हैं और a और c भी कर सकते हैं, कोई भी आप जो है वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं x के अलावा, क्योंकि x यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x - 2 वैसे का वैसा, x + 2 वैसे का वैसा, ऊपर जो है हमने लिखा a1 और नीचे हमने लिखा a2। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो, अगर हमने पीछे जो है फ्रैक्शन वाले सवाल किए होंगे तो हमें मिला हुआ होगा 1/x - 2 + 1/x + 2। उनको जब हम हल करेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन अब उल्टा है, ये हमें मिला हुआ है, इसको इस तरह से हमने करना है। तो ये हमारे पास, सपोज कर लें कि इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास, 1 है। अब यहाँ से जो है वो हम लेंगे एलसीएम। तो ये रकम तो वैसी की वैसी हो जाएगी, -4x + 16 x - 2 और x + 2, ठीक हो गया। अब यहाँ जो है x - 2 और x + 2 हमने ले लिया एलसीएम। अब देखें x - 2 में ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा, x + 2। तो हम लिखेंगे a1 = x + 2, ओके। अब यहाँ देखें x + 2 में ख़त्म, बाकी क्या बचा, x - 2। तो हम लिखेंगे a2 और x - 2। अब नीचे देखें, ये और ये साइड दोनों बराबर हैं और दोनों एक ही साइड पे। एक ही साइड का मतलब क्या, कि ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों को हम जो है ख़त्म कर देंगे। अगर ये ऊपर होता, ये भी ऊपर होता, तब भी ख़त्म होगा, दोनों एक ही साइड पे हो। लेकिन ऐसा हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया, ये -4x + 16, और यहाँ क्या आया, a1 x + 2, और ये क्या आया हमारे पास जी, प्लस a2 और x - 2, a2 और x - 2। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन हो गई नंबर 2। अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये +2 है और ये -2 है। अगर हम चाहते हैं कि a1 0 हो तो यहाँ हम लिखेंगे -2, और अगर हम यह चाहते हैं कि भाई a2 0 हो तो यहाँ हम लिखेंगे +2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू एक मरतबा हम +2 लेंगे और एक मरतबा हम लेंगे -2। तो लिखें पुट x = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर लिखें 2। तो आइए रखते हैं -4 और x की जगह पर 2 प्लस का 16 a1, और x की जगह पर 2 + 2 a2, और x की जगह पर 2 - 2, ठीक हो गया। तो अब देखें 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और प्लस का 16, ये 2 में से 2 गया तो 0,
जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा जीरो। तो ये मैं लिख लेता हूं, वैसे अंडरस्टैंड है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4a1, क्या हो जाएगा 4a1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखें ये है 16, 16 में से 8 गए तो बाकी कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8, 16 में से 8 गए तो बाकी कितने बचेंगे 8, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम 16 में से जो है वो 8 निकालें तो बाकी कितने बचेंगे 8, 16 में से 8 गए तो बाकी हमारे पास क्या आया 8, ठीक है। तो 4 का पारा अगर हम A1 पे लगाएं तो 4 का पारा A1 पर कितनी मर्तबा लगेगा 2 मर्तबा, कितनी मर्तबा लगेगा 2 मर्तबा। तो इस तरह A1 जो है वो हमारे पास आ गया 2, A1 हमारे पास क्या आया 2। अब इसी तरह हम A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं A2 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पुट x बराबर -2, पहले हमने क्या पुट किया 2, अब -2 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। तो आइए पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो -4 और -2, तो लिखें -4 और -2, ठीक हो गया। -4 और -2 प्लस का क्या 16, ओके। यहाँ आ जाएं A1, ठीक है, A1 -2 प्लस का 2, फिर आ जाए A2 और क्या हो जाएगा यहाँ -2 और माइनस का 2, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें 16 और 8, क्योंकि 2 × 4 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 16 ये तो हो जाएगा 0, -2 + 2 0, और ये हो जाएंगे -4 A2। तो अब 8 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 16, तो आंसर आ जाएगा 24, ठीक है जी। 8 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, और ये हमारे पास क्या है -4 A2। हमें A2 चाहिए, तो A2 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय -4, तो आंसर आ जाएगा 6। तो A2 हमारे पास आ गया -6। अब ये A1 की वैल्यू जो 2 है और A2 की वैल्यू जो -6 है, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और ये पोर्शन भी हम उसके साथ रखेंगे। तो आइए रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से पहले हमारे पास क्या है फ्रैक्शन पार्ट, तो वो हम लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x - 2। अब A1 जो है, A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, तो लिखेंगे 2 + 2, और नीचे क्या है x - 2, तो लिखेंगे x - 2। यहाँ जो है वैल्यू क्या ही है -6, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे प्लस -6 और x + 2, क्या हो जाएगा x + 2। लेकिन यहाँ देखें ये जो माइनस है इस प्लस के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x - 2 और x + 2। तो इसी तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5वें का ये आंसर कर दिया। आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है अगला सवाल करते हैं। यहाँ हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट कर देते हैं, फिर हम इसको मिटाएंगे। यहाँ देखें कि 2 × -4 है, 2 × -4 है, और हमने उसको क्या लिखा है 4, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 8। तो ये हमसे हो गई गलती, 8 हो जाएगा। तो 20 में से अगर 8 चले जाए तो कितने बचेंगे 12, 20 में से अगर 8 चले गए तो कितने बचेंगे 12। तो यहाँ जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12, यहाँ भी जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12, यहाँ पर भी जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12, यहाँ पर भी जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12, अगेन यहाँ पर भी जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12, और यहाँ पर भी जो 16 है वो अब क्या हो जाएंगे 12। तो 12 में से अगर 8 चले गए तो कितने बचेंगे 4, और 4 के ऊपर अगर 4 का पारा लगेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमसे गलती हो गई है, तो उसको हमने दोबारा करेक्ट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और ये हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 20, तो 20 के ऊपर पारा लगेगा 5 मरतबा। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 1, और यहाँ जो है वो वैल्यू रखेंगे 5। तो कोई नहीं है,
तरीका तो बिल्कुल वही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइनस प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्शन में मसला हो जाता है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसमें एक गलती आ गई थी कि हमने जो यहाँ 2 ज़रब 4 किया था तो उसको हमने यहाँ 4 लिख दिया था, जिसकी वजह से आंसर थोड़ा अजीब आ गया था। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा 16 की जगह पर 12 और 4 की जगह पर सिर्फ हमने 8 लिखा तो वही आ गया। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो छठा सवाल करते हैं। देखें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो छठा कर रहे हैं कि फॉर 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165 शो दैट HM लेस देन GM, GM लेस देन AM, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। तो अब जो है हम हार्मोनिक मीन HM मालूम करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे और हम प्रूव भी करेंगे कि तीनों वैल्यू जो है वो बिल्कुल इसी आर्डर में है कि HM GM से छोटी है, GM AM से छोटी है। होगा कैसे? सबसे पहले हम HM मालूम करते हैं। तो HM का फार्मूला क्या है कि n ऊपर समेशन ऑफ 1/x, n ऊपर समेशन ऑफ 1/x। अब n की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। देखें, जितनी भी हमें वैल्यू गिवन है उनको हम काउंट करेंगे, वो जितनी बनेगी वो n होगा। तो आइए काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो सवाल है चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से एक्सरसाइज 2020.4 से है। पहला ही सवाल है आई थिंक। तो 148, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यू है। तो हम लिखेंगे कि n की वैल्यू हो गई 8। n की वैल्यू क्या है? 8। अब ये कह रहा है कि इनको ऐड करें। इनको क्या करें? ऐड कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे 1/x में, फिर ये 1/x, फिर ये 1/x और बीच में हम प्लस देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा समेशन 1/x। अब कैसे? जैसे पहली वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू पहली क्या हो जाएगी? 148। क्या हो जाएगी? 148। फिर बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, फिर 1 x की वैल्यू क्या? 145, फिर प्लस 1 x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 160, फिर प्लस x की वैल्यू क्या? 157, फिर प्लस 1 और x की वैल्यू क्या? 156, फिर प्लस 1 और 160, फिर प्लस 1 और 160, फिर प्लस 1 और 165। तो करना कुछ नहीं है, ऊपर वैल्यू गिनी 8 हो गई, नीचे जो है वैल्यू करने के लिए हमने 1 लिखा और x की वैल्यू नीचे नीचे। अब आप कैलकुलेटर से इन सब की वैल्यू अलग से निकालेंगे। मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकालकर यहाँ सम लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? सम। आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 148 निकालेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 145 निकालेंगे, फिर उन सब को ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो आंसर आएगा उसको 8 डिवाइडेड बाय इस आंसर से 0.05125 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156.1170। तो ये हमारे पास आ गया HM हमारे पास ये आ गया। तो यह हम लिख लेंगे, जैसे हमारे पास गिवन में शो करना है कि हमें बताएं कि भाई HM जो है वो लेस देन है GM से और GM लेस देन है AM से। तो HM की वैल्यू तो हमने अभी निकाल दी, वो क्या ही हमारे पास 156.1170, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख लें? 0.1। आप पूरी लिख लें कोई बात नहीं, लेकिन हमने 0.1 लिख लिया। ठीक है, आ जाएं आगे। अब जो है GM के अंदर आप ये जो साइन देख रहे हैं इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यूज है ना, जितनी भी ये वैल्यूज है उनको करें मल्टीप्लाई। उनको क्या करें? मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर लिखें 1/n। उसके ऊपर क्या लिखें? 1/n। तो आइए लिखते हैं, जितनी भी वैल्यू है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? जैसे पहली वैल्यू क्या है? 148, तो 148 मल्टीप्लाई करें फिर किससे? 145 से, फिर किससे? 160 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? 157 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? 156 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? 160 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? 160 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? 165 से, और ऊपर है 1/8। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर है 1/8। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वहां पर साइन होती है एक्सपोनेंट। क्या होती है? एक्सपोनेंट वाली साइन। तो एक्सपोनेंट लिखेंगे 10 पावर 1/8 लिखेंगे तो आ जाएगा।
अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर कुछ इस तरह से भी साइन होती है, ठीक है जी। तो ये साइन है, आप इस्तेमाल करके कैलकुलेटर में या मोबाइल पे करेंगे तो ये पूरी वैल्यू लिखकर उसके ऊपर ये साइन या एक्सपोनेंट देकर फिर लिखेंगे 1/8, 10⁻⁸ लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 156.2475। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 उठाएंगे क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन आ गई कितनी 156.2। तो देख लें ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इससे क्या है, कम है। अब आ जाए अर्थमेटिक मीन में। अर्थमेटिक मीन क्या कह रहा है कि आप जो है इन सारी वैल्यू का करें सम, फिर उनको डिवाइड करें n से। यहां जो हार्मोनिक मीन था n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। 1/x, x क्या है, ये सारी वैल्यू x है और टोटल क्या है, n नंबर है कि कितनी वैल्यूज है। तो यहां जो है इसका उल्टा है, यानी कि कैसे 1/x नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 148 145 इस तरह। 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 160 प्लस अगेन 160 प्लस 165। तो गिनते हैं 8 हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गई। तो 148 145 148 145 160 157 और 156। तो ये हमारे पास रह गई, तो इसको हम लिख लेंगे 156 160 है, फिर 160 है और फिर 165 है। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको डिवाइड करेंगे 8 से, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 148 नहीं है तो डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1251 उसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 156.3। तो यहाँ जो अर्थमेटिक मीन आ गई तो वो क्या आ गई 156.3। अब इसको ऐसे समझ लें कि ये देखें, ये तो 156 है, ये 1.56 है, 1.6 है, ठीक है 156 है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या है 1 लेस किससे है 2 से, 2 लेस किससे है 3 से। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया। यहाँ आपको सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स के, पहला फार्मूला, और कैलकुलेटर आपके पास तगड़ा हो जिसमें कोई ऐसा मसला ना हो कि n को डिवाइड करें समेशन ऑफ 1/x से, तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर पावर लिखेंगे 1 पावर n। इसी तरह अर्थमेटिक मीन होगा तो समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, इसका उल्टा। लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया, 7 हमने पहली वीडियो में किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 30 में 30 पॉइंट चैप्टर नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर जो 7 भी हमने किया था तो वो भी एक्सरसाइज यानी यूनिट 30 में से था, लेकिन एक्सरसाइज 30.4। ये एक्सरसाइज है 30.2 और क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल है नहीं, सारे सवाल वैसे आसान है। तो देखें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसको कहते हैं, जैसे ये हमारे पास है सर्कल, ये हमारे पास है सर्कल और ये उसका हिस्सा हो गया। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, आपको पता होना चाहिए। और इसको हम लिखेंगे AOS शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब गिवन है, देखें रेडियस गिवन है, डेटा अगर हम बनाएं तो डेटा में R गिवन है। R क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। R क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये R गिवन है। अच्छा जी, आगे देखें क्या गिवन है, एंगल। एंगल कितनी है π/4 रेडियन, ठीक है जी, π/4 रेडियन है, ये रेडियस नहीं है, रेडियन है, ठीक है जी। तो थीटा है एंगल, यानी कि थीटा क्या है π/4। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आइए सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फार्मूला हमारे पास है, क्या है जी 1/2 r स्क्वायर और थीटा। 1/2 r स्क्वायर और क्या है जी हमारे पास थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या है 1/2 r स्क्वायर और थीटा। तो आइए अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो वैसे का वैसा,
आर स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है आर स्क्वायर। तो आर की अगर वैल्यू देखें तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करें। थीटा की वैल्यू अगर देखें तो क्या है पाई बाय 4, क्या है हमारे पास पाई बाय 4। अब यहाँ देखें कि 4 और ये स्क्वायर है तो एक खत्म, बाकी सिर्फ क्या बचा 4, तो ये है 2, 2 का पारा अगर 4 पे लगाएंगे तो कितनी मरतबा 2 मरतबा। अब 2 मल्टीप्लाई पाई क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई पाई, तो पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है 3.14, क्या है हमारे पास जी 3.14। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6.28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ हमने क्या किया देखें, ये है 4 स्क्वायर, तो एक 4 में खत्म स्क्वायर था, तो बाकी 4 बचे, तो 2 का पारा 4 पर 2 मरतबा, तो 2 को ज़रब किया पाई से, तो हमारा आंसर आ गया 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला सवाल करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अभी तक यहाँ तक जितने भी हमने सवालात किए हैं वो सारे सवाल एक्सरसाइज में ही आए हैं, कोई भी उनमें वेरिएशन नहीं है, डेटा भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। लेकिन ये जो सवाल है ये एग्जाम्पल में से आए हैं, थ्योरम से आए हैं। थ्योरम जो एक्सरसाइज के अंदर है वहाँ से नहीं, जो एग्जाम्पल में हमें समझाए गए हैं वहाँ से आया है। और ये आया है यूनिट नंबर 25 कार्ड्स ऑफ सर्किल में। कार्ड ऑफ सर्किल में थ्योरम 25.2 है, हूबहू वही का वही है, आपने कॉपी पेस्ट करके लिख दें कोई मसला नहीं। यहाँ हम इसको समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो देखें सवाल हमें गिवन है A straight line drawn from the center of a circle। अब देखें ये यही बात हम यहाँ बनाते हैं, पिक्चर में बनाते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास क्या है सर्किल है, ठीक हो गया, ये हमारे पास सर्किल है। अब ये जो सर्किल है ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है सेंटर है, ओरिजिन भी हम जिसको कहते हैं, सेंटर भी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ से एक लाइन निकल रही है, लेकिन निकल रही है स्ट्रेट में। आप चाहें इसको यहाँ बना दें, आप चाहें यहाँ बना दें, आप चाहें यहाँ बना दें, आप चाहें यहाँ बना दें, जहां चाहें आप बनाएं, लेकिन बनाएंगे किससे स्ट्रेट से, जैसे हमने इसको ऐसे बना दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब सर्किल से हो रहा है, अब क्या कर रहा है टू बाइसेक्ट अ कार्ड। अब ये जो लाइन है ये कार्ड को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल हिस्सों में जो है उसको डिवाइड कर रहा है। अब पहले तो हमने कार्ड समझना है कि कार्ड किसे कहते हैं। सपोज करें कि यहाँ मैं एक और सर्किल बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे रेडियस, लेकिन अगर ये हिस्सा यहाँ आ जाए, ये देखें कहाँ से लाइन पास हो रही है, ओरिजिन से, सेंटर से पास हो रही है, तो इस पूरी लाइन को हम कहेंगे डायामीटर। लेकिन ऐसी लाइन जो यहाँ सेंटर से पास ना हो, सेंटर से पास ना हो, जैसे ये लाइन है, देखें ये सेंटर से पास नहीं हो रही, जैसे ये लाइन है ये भी देखें सेंटर से पास नहीं हो रही, जैसे ये लाइन है ये भी देखें सेंटर से पास नहीं हो रही, ये देखें ये भी सेंटर से पास नहीं हो रही। तो जो सेंटर से पास हो रही है वो डायामीटर, और जो सेंटर से पास नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे कॉर्ड, उसको हम क्या कहेंगे कॉर्ड। अब क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन नीचे बनाई है तो इसके लिए कार्ड भी हम नीचे बनाएंगे, तो यहां से ये जो है कार्ड हम बनाएंगे, ये हमने कार्ड बना दिया। अब ये कार्ड बना दिया तो इसका हम नाम भी रखेंगे। सपोज करें इसका हम नाम रखते हैं ए और बी, और ये जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट का जो है वो नाम रखेंगे ओ, ठीक है जी। तो ए बी क्या है कार्ड लाइन है, और ओ जो है वो हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ सर्किल, ये आपको याद होना चाहिए सेंटर ऑफ सर्किल। और ए बी जो है, ए बी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है कॉर्ड है, ये हमारे पास क्या है कार्ड है। कार्ड ऐसी लाइन को कहेंगे जो डायामीटर ना हो, डायामीटर का मतलब है कि जो सेंटर से पास नहीं होती हो, ठीक है। अब आगे हमें क्या कह रहा है कि आप बताएं कि ये परपेंडिकुलर है कार्ड के। अब यहां देखें तो ये परपेंडिकुलर ही तो है। देखें परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि एक हमारे पास y एक्सिस पे है, एक हमारे पास x एक्सिस पे है। ये हमने फिगर से तो प्रूव कर दिया, लेकिन इसको थ्योरम से हमने प्रूव करना है। तो ये जो चीज हमने यहां बनाई है इसको तो हम मिटा देंगे, ये चीज इसको हम मिटा देंगे। अब यहां एक और चीज हम बनाएंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। इसको ये हो जाएगा AO और ये हो जाएगा OB, ये हो जाएगा OB। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, वहां तक तो वो गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब ये एक और चीज भी समझने की है कि जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया है O लाइन से,
तो ये जो पॉइंट हमारे पास जिस यहां पर जो डिवाइड हो रही है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा सी। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे क्या, सी। अब जैसे ही सी हमने कर दिया तो यहां देखें ए सी और बी सी ये दोनों साइड जो है बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड करेगा ना जब बाइसेक्ट, तो दोनों को इक्वल में करेगा, तो गिवन हो जाएगा ए सी और बी सी दोनों क्या है, बराबर। ये बात समझ आ गई। अब आ जाएं हम इसका गिवन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि भाई अ सर्कल विद सेंटर ओ, यही हमने कहानी लिखी है। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब ओ जो है उसके साथ एक कार्ड है, कार्ड क्या है, ए बी, तो ये ए बी इसके साथ क्या है, कार्ड है, ये भी हमने लिख लिया। डज नॉट पास थ्रू ओ, तो आप देखेंगे कि ये ओ से तो नहीं गुजर रहा ना, ओ से नहीं गुजर रहा। जब ओ से नहीं गुजर रहा तो इसको हम कहेंगे कि नॉट अ डायमीटर, तो यही हमने लिखा है नॉट अ डायमीटर। अब एक स्ट्रेट लाइन है ओ सी, तो आप देखें कि ए स्ट्रेट लाइन है ओ सी, वो क्या कर रही है, टुकड़े कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। किसको कर रही है, ए बी को, और कौन सी पॉइंट पे कर रही है, एट सी पॉइंट पर। और अभी मैंने आपको बताया कि ए सी और बी सी ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये जो टुकड़े कर रहा है तो इक्वल साइड में कर रहा है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ सी के, तो यही हमने प्रूव करना है, या ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये जो साइन है टी, उल्टा टी जो है ये, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर इस तरह से साइन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल। तो हमने यही साबित करना है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, या ए बी परपेंडिकुलर है ओ सी के। अब कंस्ट्रक्शन, जैसे ये अगर आप देखें तो ये हमने प्रूव करना है, और ये हमें था गिवन, ये हमें क्या है, गिवन। और कंस्ट्रक्शन हमने खुद बनाई है, क्या बनाई है, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर बी तक। तो आप देखें ओ ए हमने बनाया, ओ बी बनाया। अब हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। किसको प्रूव करना है, इसको, कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। यहां अगर गौर से देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल क्या है, ओ ए सी, एक ट्रायंगल क्या है, ओ बी सी। ओ ए सी और ओ बी सी, आप इसको कैसे भी नाम दे सकते हैं, नाम इन तीनों के आने चाहिए। ओ सी ए भी आप इसको कह सकते हैं, ओ ए सी भी कह सकते हैं, सी ओ ए भी कह सकते हैं। दो ट्रायंगल है, एक ओ ए सी है, एक ओ बी सी। यानी जैसे हमने यहां लिखा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ओ सी ए और एक ट्रायंगल है हमारे पास ओ सी बी, यानी ऐसे ओ सी ए और ओ सी बी, ये दो ट्रायंगल है, हो गया। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो है ओ ए और ओ बी ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, क्योंकि जब ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और यहां सर एक ही बीच में लाइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही चीज हमने लिखी है कि ओ ए और एम ओ बी क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ जो सर्किल है वो सेम है, और गिवन भी है हमें। ऊपर एक और चीज भी हमें गिवन है कि ये जो साइड है ए सी और बी सी ये भी बराबर है, ए सी साइड और बी सी ये भी क्या है, बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब अगर यहां देखें कि ये जो ट्रायंगल है ओ सी ए, ये जो ट्रायंगल है ओ सी ए, और ये जो ट्रायंगल है ओ सी बी, तो इनमें देखें कि जो ये साइड है ओ सी ये क्या है, कॉमन। तो यही हमने लिखा है कि एम ओ सी और एम ओ सी दोनों में क्या है, कॉमन साइड। अब जब ये दोनों कॉमन साइड है, और ऊपर अब हमने ये भी लिखा है कि ओ ए भी बराबर है, ओ बी भी बराबर है, ए सी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है, तो तीनों साइड बराबर हो गई ना। जब तीनों साइड बराबर हो गई तो हमने लिखा ट्रायंगल ओ सी ए बराबर है ट्रायंगल ओ सी बी के, या जो इनकी एंगल है, एंगल कौन सी, ये एंगल है, ये एंगल, तो ये एंगल ओ सी ए वाली एंगल और ओ सी बी वाली एंगल ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही हमने लिखा है, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। और क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों का बराबर है तो हमने लिखा एस 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 एस। अब इसको समझ ले कि एस एस क्या है। तो एस जब भी आएगा एस एस, तो इसका मतलब है साइड साइड साइड। अगर आ जाए कि भाई ए एस और ए, तो ये आ जाएगा एंगल साइड एंगल। लेकिन अगर आ जाए एस ए और एस, तो आ जाएगा साइड एंगल और साइड। और अगर आ जाए इस तरह से एंगल एंगल और एंगल, इसका मतलब क्या है कि सारे साइड्स बराबर। इसका मतलब क्या है, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर। इसका मतलब क्या है कि दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर। और इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों एंगल बराबर। अब नीचे आ जाए, हमने लिखा कि ये एम ओ सी ए और एम ओ सी बी इक्वेशन 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या, जिसका एक साइड और एंगल बराबर हो। तो यहां देखें कि साइड जो है करेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर है, करेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर है, और एंगल भी बराबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट जो है वो ट्रायंगल। अब आ जाए नीचे,
अगर MOC और MOCB किसके बराबर है 180। क्यों बराबर होता है? क्योंकि जो भी एंगल होता है उनका अगर हम सम करेंगे तो 180 आएगा। ये रूल है कि जो भी एंगल होंगी उनका सम करेंगे 180। अब एंगल जो है दो है, एक MOC है और एक है M जो है वो OCB, एक जो है MOCB है। तो यहां जो है प्लस आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि MOCA कितनी होगी 90 की और MOCB वो भी कितनी की हो जाएगी 90 की, तभी तो बराबर होंगे ना, 90 + 90 तभी तो 180 हो जाएगा। तो ये सप्लीमेंट पास्टुलेट्स है और इक्वेशन 1 और 2 में से हमें पता चला कि MOCB 90 की है। वैसे आप देख भी ले, अभी हमने जो चैप्टर 24 किया है उसमें हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो साइड होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि OC जो है अब परपेंडिकुलर किसके हो गया? AB के। और यही हमने प्रूव करना था, बाय डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल या 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री ऊपर और नीचे इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसी तरह हमने ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10वां। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां करने जा रहे हैं। 10वां सवाल भी हूबहू थ्योरम से आया है, एक्सरसाइज में से नहीं आया। चैप्टर नंबर 27 कार्ड्स एंड आर्ट्स में ये सवाल आया हुआ है और थ्योरम कौन सा है? 27.4, वो था 25.2, ये है 27.4। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड दाखिल हो रही है बाय 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑफ सर्किल है तो इसका मतलब यह है कि दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो मैंने यहाँ लिखा है, बुक में भी गिवन है, फॉर 1 सर्किल, एक सर्किल में ही 2 कार्ड हम बना सकते हैं। मैंने पिछला जो हमने किया था उसमें मैंने आपको 4 कार्ड बना के दिखाए। तो एक ही सर्किल के अंदर हम 2 कार्ड भी बना सकते हैं या 2 सर्किल बनाकर उनके अंदर एक एक कार्ड भी हम अलग से बना सकते हैं। एक सर्किल के अंदर 2 कार्ड बनाए या 2 सर्किल के अंदर 1 कार्ड बनाए, तो दोनों तरीकों से ये सवाल होगा। हमने यहाँ किया है फॉर 1 सर्किल, एक सर्किल के अंदर। तो आइए जरा हम एक सर्किल बना देते हैं। ये हमारे पास हो गया एक सर्किल, ये हमारे पास क्या है? एक सर्किल। ये इसका जो है वो है हमारे पास सेंटर पॉइंट, जो हम इसका नाम देते हैं O। और ये हमारे पास कार्ड है, एक कार्ड, और ये हमारे पास 2 कार्ड है, क्योंकि इसके ऊपर कह रहा है कि 2 कार्ड है। अब इनके आप नाम दे दें। पिछली वीडियो में हमने इसका नाम AB रखा था तो AB रख लें, और इसका अब नाम रख लें P और R, P और R इनका नाम रख लें। इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है, इन दोनों को आपस में आप मिला दें, ठीक है। तो इस तरह हम इनको मिला रहे हैं, ठीक है, इनको भी आपस में इस तरह आप मिला दें, ठीक है जी, मिला दें। तो अब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ठीक है जी, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगी। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो है O और P और O और B, ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, और ये जो है O और R और A और ये दोनों भी साइड बराबर होंगे। लेकिन हमने करना क्या है? हमने बराबर ये करना है कि ये जो कार्ड है PR जो कार्ड है और ये जो AB कार्ड है, ये दोनों हमने करने हैं बराबर, और इसी को हमने प्रूव करना है। हमने क्या प्रूव करना है कि AB कार्ड बराबर है किसके? PR कार्ड के। ये हमने प्रूव करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। तो ये सारी फिगर हमने बना दी। आगे हम पढ़ भी लेते हैं कि 2 कार्ड्स ऑफ सर्किल एट द सेंटर्स आर इक्वल, सेंटर्स दोनों के बराबर हैं, देखें बराबर हैं, और कार्ड आर इक्वल, कार्ड भी क्या है? बराबर है। हमने ये प्रूव करना है, आपने ये फिगर लाजमी बनानी है, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 लाइनें दी जाएंगी, आपने ये फिगर भी खुद बनाना है और ये डेटा वेटा सारा आपने खुद लिखना। जैसे गिवन है कि सर्किल का सेंटर है O, हमने देखो वो सेंटर बना दिया O, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। कार्ड्स एक हमने बना दिया है PR, तो लिखने PR कार्ड से। दूसरा हमने कार्ड बनाया है AB, तो AB कार्ड है। अब देखें एंगल सबटेंडेड बाय बोथ आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों की एंगल्स जो है वो क्या है? बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, वो भी हमें पता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो POR और AOB ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, या इनकी एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब आ जाए नीचे, प्रूव हमने क्या करना है कि भाई AB और MPR यही है ना, यहां से लेकर AB से लेकर और PR तक ये दोनों क्या है? बराबर है। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखें कंस्ट्रक्शन हमने की, ज्वाइन O विथ P, अगेन देखें O को P के साथ और O को R के साथ, ये ज्वाइन हमने कर दिया है।
और ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ, ये भी ज्वाइन हमने कर दिया है। फिर हम लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ के साथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ रीजंस। तो देखें स्टेटमेंट्स क्या है कि ओ आर और ओ बी दोनों बराबर हैं। यहाँ आप देख भी लें कि ये जो ओ आर है और ये जो ओ बी है दोनों बराबर है, ये साइड दोनों बराबर है, ये साइड दोनों बराबर है। तो ओ आर और ओ बी बराबर है तो ओ पी और ओ ए बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों का सेम सर्किल है, या रेडियस जो है दोनों का क्या है, सेम है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। इसी तरह ये तो हमें गिवन है, ये हमने वैसे का वैसा लिखा कि एंगल पी ओ आर और एंगल ए ओ बी, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखें ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी ओ आर, पी क्यू आर नहीं है बल्कि चाहे क्या है, पी ओ आर है, और ट्रायंगल हमारे पास ए ओ बी। ये दोनों भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? कि आप देखें कि दो साइड इनके बराबर हैं, दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो पिछले में हमने लिखा था साइड साइड साइड, लेकिन यहां हमने लिखा है साइड एंगल और साइड पॉस्टुलेट्स। तो जब दो साइड और एक एंगल बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बी बराबर है किसके, पी आर के, और यही हमें चाहिए था। तो इसी तरह ये हूबहू बुक के अंदर सवाल है, बुक के अंदर दो सर्किल में भी किया हुआ है, एक सर्किल में भी किया है। मैंने एक सर्किल में बना के आपको करा दिया है, वैसे दो सर्किल कौन कौन बनाएगा, एक ही बना लें। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट है, पहले हम लास्ट में करेंगे जो आर वाला है, फिर हम 1 वाला करेंगे क्योंकि ये सारा ज्योमेट्री में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हम फ्रेशनेस के लिए, ज्योमेट्री से निकलने के लिए कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 11 के दो हिस्से हैं। पहला ऊपर है, ऊपर वाला नहीं, हम लास्ट वाला कर रहे हैं। ऊपर वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमने जितने कर दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से ही शुरू करेंगे, लेकिन 11 का पहला पार्ट, ठीक है। ये इसका बी पार्ट है। आर गिवन है, आर का मतलब ये है कि जहाँ ऊपर वाला करें या ये करें, तो हम पहले ये करेंगे हम वैसे दोनों के दोनों, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, हम सारे के सारे कर रहे हैं, वरना इसमें से हमें 6 करने थे। अब देखें हमसे क्या पूछ रहा है कि वेरिएंट्स हमें बताएं, वेरिएंट्स हमें बताएं, और हमें स्टूडेंट्स की मार्क्स गिवन है, कौन कौन सी कितनी मार्क्स हैं। अगर मार्क्स हम लिखें स्टूडेंट्स की तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितनी कितनी है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब इनको जमा कर दें, सम कर दें इनका। तो सम अगर कर दें, सपोज करें ये सारी की सारी वैल्यू है x, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। तो समेशन ऑफ x अगर इनका कर देंगे तो हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा, 210। अब हमें वेरिएंट्स चाहिए, तो वेरिएंट्स के लिए हमें फार्मूला जो गिवन है वो है कि भाई x में से x मीन और उसका करें स्क्वायर, उसका क्या करें, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इनका फिर निकालेंगे सम। क्या निकालेंगे, सम। अब सम निकालने के बाद इनको अगेन डिवाइड कर दें किससे, n के साथ। किससे डिवाइड कर दें, n के साथ। तो ये सम है। यानी अगर वेरिएंट्स का अगर हम फार्मूला लिखें, वेरिएंट्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएंट्स का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ x माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां x हमें गिवन है, x है, लेकिन x मीन तो गिवन नहीं है। तो x मीन हम कैसे मालूम करेंगे, x मीन हमें मालूम होता है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x देखें हमने कर लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कितने हुए, 210। तो लिखेंगे 210, ठीक है। और n का मतलब क्या है कि गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू है। तो 210 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो x मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35। x मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35। अब हमें दो स्टेप करने, एक x माइनस एक्स मीन निकालें, x माइनस एक्स मीन निकालें, ठीक है। फिर x माइनस एक्स मीन का क्या करें, स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायर। तो आइए पहले x माइनस एक्स मीन करते हैं। x की वैल्यू है 10 और x मीन की वैल्यू क्या है, 35। तो 10 में से अगर 35 माइनस करें, 10 में से अगर 35 माइनस करें तो माइनस का 25। अब यहां हम एक और चीज करेंगे कि हम इसका स्क्वायर भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर किसका निकाल लेंगे, स्क्वायर हम निकालेंगे इन 25 का, माइनस 25 का। याद रखें माइनस 25 का स्क्वायर निकालेंगे, इसको हम कहेंगे x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो माइनस 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 625। अगेन यहां आ जाए, 20 माइनस 35, 20 माइनस 35 तो माइनस का 15। तो माइनस 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25। और यहां अब हम बस डायरेक्ट निकाल देते हैं कि क्या करें,
30 माइनस करें 35 से, तो माइनस 35 में से 30 गए तो माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। इसी तरह 40 में से 35 माइनस करें तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इस तरह 50 में से 35 माइनस करें तो 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 60 में से 35 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब इनको ऐड करें, इनको जब ऐड करेंगे यानी 625, 225, 25, फिर 25, 225, फिर 625, तो आंसर आ जाएगा 1750। क्या आ जाएगा 1750, क्या आ जाएगा भाई 1750। अब यही हमें चाहिए था, 1750 आंसर आ गया, तो 1750 उसको डिवाइड करेंगे किससे भाई 6 से। 1750 को डिवाइड किससे करेंगे 6 से। जब जैसे ही हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 91.66। तो यही हमें चाहिए था। क्या हमें चाहिए था वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और उसको डिवाइड करें n के साथ। उसको डिवाइड किससे करें n के साथ। तो वही हमने किया और हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो पहले हमने x का सम निकाला, फिर x के सम को डिवाइड किया n से, तो x मीन मिल गया। फिर x मीन में से x या x में से x मीन माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया तो क्या आया 1750। 1750 को फिर हमने डिवाइड किया किससे n के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 91.66। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर दिया। अब चलो भला आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 दूसरा भी कर लेते हैं। चलें जी, आखिरी सवाल है इसका सेक्शन बी का, उसके बाद सेक्शन बी खत्म। द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से कम उसकी एंगल है। ग्रेटर देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ी है यानी 90 एंगल से बड़ी है। जब भी 90 एंगल से बड़ी होगी तो उसको हम ऑब्ट्यूज भी कह सकते हैं। यही सवाल एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है, द एंगल इंस्क्राइब्ड, जो अंदर एंगल बनी है, माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90। तो यहाँ देखें कि हमारे पास एक जो है वो सेंटर है ओ के साथ एक कार्ड बना हुआ है ए बी, और ये उसका जो है मेजर आर्क है, और नीचे इसका क्या है माइनर आर्क है। हमें जो है वो प्रूव करना है कि जो ए बी है, ठीक है जी, यहाँ ट्रायंगल ए सी बी है, वो क्या है ऑब्ट्यूज है। ये जो है ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल क्या ए सी बी, ये नीचे वाला क्या है आप ट्रायंगल ए सी बी क्या है हमारे पास ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है ग्रेटर है 90 से। तो आइए जरा देख लेते हैं कि कैसे ग्रेटर है। सबसे पहले देखें गिवन क्या है, सेंटर हमारे पास है ओ, और ट्रायंगल एसीबी इंस्क्राइब्ड है, यानी यहां से लेकर ये जो ट्रायंगल है ये इसके अंदर क्या है इंस्क्राइब्ड है एंगल के अंदर, और यहाँ माइनर आर्क है ए बी, ये ए बी माइनर आर्क है, ऊपर जो है जो है वो हमारे पास क्या है मेजर आर्क। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एसीबी क्या है ऑब्ट्यूज है, क्या है ऑब्ट्यूज है। यहाँ ये एक चीज और भी बता दूं आपको कि ट्रायंगल एओबी सेंट्रल एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल एओबी के अंदर ये हमारे पास क्या है सेंट्रल एंगल है, जो मेजर आर्क एडीबी के साथ, ए डी और बी के साथ, ये हमारे पास मेजर आर्क है एडीबी, और ये एबीसी हमारे पास माइनर आर्क है। अब आ जाए, प्रूव करना है कि ट्रायंगल एसीबी क्या है ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90। स्टेटमेंट सबसे पहले देखें, हमारे पास जो एओबी है, ठीक है जी, एओबी जो है वो हमारे पास क्या है ग्रेटर है 180, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास क्या है माइनर आर्क है, और सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास क्या है मेजर आर्क है, और वो उसके क्या है डबल है, क्या है उसके डबल है। देख लें, आप देखें कि ये जो है हिस्सा और ये जो हिस्सा है ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी, वो डबल ही है ना। अब इसी को डबल हमने कैसे लिखा कि एम ए ओ बी, एम ए ओ बी, ये जो एम ओ ए बी है इसके जो है वो डबल है क्या ए सी बी, ए सी बी क्या होगा इसका डबल 2m ए सी बी। तो यहां अगर हम इस चीज को लिखें तो किस तरह लिखेंगे कि भाई 2m ए सी बी लेस देन किससे होगा 180 से। अब इन दोनों को डिवाइड करें 2 से, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 180 को डिवाइड करेंगे तो 90। तो अगेन देख लें कि m जो है ए सी बी, m जो है वो ए सी बी ग्रेटर किससे हो गया 180 से। यहाँ एम ए सी बी ग्रेटर 180 सा, जब 2 से डिवाइड किया तो ये 90 और ये हो गया 1। तो इसलिए अब इसका हमने नाम दे दिया कि ट्रायंगल एस सी बी इज ऑब्ट्यूज। अब ये भी जो सवाल है चैप्टर नंबर जो है वो
28 एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ सर्किल और थ्योरम है 28.3 सी से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सेक्शन बी के सारे सवाल कर लिए। होपफुली आपको समझ आए होंगे, कोई समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।